नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। इसमें देखिए दो मित्रों की कहानी दी हुई है। एक का नाम है जुम्मन शेख, दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। इसमें ये कह रहा है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। और उन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि जब भी कोई भी गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार का ख्याल रखता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। गांव में दोनों का बहुत सम्मान होता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनकी कुछ ज़मीन थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और उन्होंने वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी। और जुम्मन के नाम उन्होंने इस बात पर करी थी, मतलब इस समझौते पर करी थी कि वो जब तक जीवित रहेंगी तब तक जुम्मन के साथ ही रहेंगी और जो जुम्मन है वो उनकी देखरेख करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। मतलब शुरुआती के कुछ सालों तक तो ये जो अरेंजमेंट थी, मतलब ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये काफ़ी अच्छी तरीके से चली। देन द सिचुएशन चेंज। लेकिन फिर बाद में परिस्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जो जुम्मन और उसका परिवार है वो इस बूढ़े संबंधी से बड़ा तंग आ चुका था, बड़ा परेशान हो गया था। जुम्मन become as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day। मतलब ये है कि जुम्मन जो है वो अपनी आंटी से बहुत ही इनडिफरेंट तरीके से पेश आने लग गया था। मतलब पहले तो बहुत प्यार से बात करता था जब उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, और जब प्रॉपर्टी मिल गई तो उसके बाद जो जुम्मन है वो उनके साथ में बहुत ही बुरी तरीके से पेश आने लग गया। और उसकी पत्नी भी बिल्कुल वैसे ही पेश आती थी, और जो थोड़ा बहुत खाना देती भी थी उसमें भी भली बुरी सुना दिया करती थी उनकी आंटी को। She swallowed these insult along with her food for a few months। मतलब कुछ महीनों तक तो उन्होंने भोजन के साथ साथ ये जो जातियाँ थीं इनको भी निकला। बट पेशेंस हैज़ इट लिमिट। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं सब्र की अपनी एक सीमा होती है। वन डे, एक दिन, शी स्पोक टू जुम्मन। उन्होंने जुम्मन से बात करी। माय सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस। अब ये बात प्रत्यक्ष है दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मुझे अब तुम्हारे घर में कोई भी नहीं चाहता है। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस। कृपया कर तुम मुझे कुछ महीने का खर्चा दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। ताकि मैं एक अलग से अपने लिए रसोई रख सकूं, मतलब मैं अलग से अपने लिए खाना बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी को पता है कि घर को सबसे बढ़िया मतलब सबसे अच्छे से कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट, सब्र रखो, सेड जुम्मन शेमलेसली। जो जुम्मन था उसने बड़ी बेशर्मी के साथ में ये बात कही। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। ये जो बात है, मतलब ये जो चीज़ है, इसने इनकी आंटी को बहुत गुस्सा दिलाया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने केस को गाँव की पंचायत के सामने रखेंगी। फॉर मैनी डेज, उस दिन से आगे के कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। जो बूढ़ी महिला हैं वो गांव वालों से बात करती देखी जा सकती थी। एक्सप्लेनिंग हर केस, वो उनको अपने केस के बारे में पूरी बात बताती। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके सपोर्ट की भी मांग करती। अच्छा, सपोर्ट की मांग क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखो पंचायत में क्या होता है कि भाई पंचायत के अंदर सरपंच होता है, पंच होते हैं, और साथ में जो गाँव वाले हैं वो सब बैठते हैं। ठीक, अब जो भी मतलब जिन लोगों की जो भी परेशानी है वो लोग जाते हैं और वहाँ पे पूरी पंचायत के सामने
अपनी पूरी बात रखते हैं और फिर पूरी पंचायत को जो सही लगता है उस हिसाब से फैसला सुनाया जाता है। इसीलिए इनकी जो आंटी हैं वो अपने लिए सपोर्ट चाह रही थी। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने इनकी आंटी के साथ में सहानुभूति जताई। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ इन पे हंसे भी। एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ ने इनको सलाह दी टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ ने सलाह दी कि वो अपने नेफ्यू और उनकी पत्नी के साथ में सुलह कर लें। एट लास्ट, आखिर में, शी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास आती हैं एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात करती हैं। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। उनकी बातें सुन के अलगू कहता है कि चाची आप तो जानती हो कि जुम्मन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जुम्मन मेरा सबसे प्रिय मित्र है, भला मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडेड दी ओल्ड लेडी। जो बूढ़ी महिला थी वो उसे दरख्वास्त, मतलब वो उसे विनती करती हैं कि बेटा मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि तुम चुप रहो और जो बात सही है और जो बात सच है तुम उसका साथ मत दो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। वो कहती हैं कि बेटा पंचायत आओ और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उनके, मतलब इनकी जो आंटी थी, जुम्मन की आंटी, उनके जो शब्द थे वो अलगू के कान में गूंज रहे थे। सेकेंड पार्ट, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकेंड पार्ट है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, और उसी शाम, मतलब जिस दिन ये अलगू से बात करती हैं, उसी शाम को जो पंचायत है वो एक बहुत ही पुराने बैनियन ट्री के नीचे रखी जाती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट दी हेड ऑफ द पंच, मेरी आंटी को पंच का जो हेड है, जो मुखिया है, वो चुनने दो। आई विल अबिट बाय हर डिसीजन, जो भी उनका फैसला होगा वो मैं मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से, अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। जो बूढ़ी महिला हैं वो कहती हैं कि जो पंच है ना ही वो दोस्त जानता है ना ही वो दुश्मन। क्या कहते हो अलगू? फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब भाई जुम्मन को जैसे ही पता चलता है कि पंच उसका जो मित्र है अलगू वो बनने वाला है, वो तो बड़ा खुश हो जाता है। जो जुम्मन है वो कहता है कि ठीक है, अपना जो सुख है उसको छुपाते हुए वो ऐसी बात बोलता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ये कहता है कि चाची, आप मेरी जो जुम्मन के साथ में मित्रता है उससे आप वाकिफ़ हो। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट, आंट मतलब उनकी जो आंटी हैं वो जवाब देती हैं, हाँ बेटा मैं वाकिफ़ हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप, और उनकी चाची फिर ये कहती हैं, लेकिन बेटा मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने कॉन्शियस को, मतलब तुम अपने मन को नहीं मारोगे सिर्फ दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन दी हार्ट ऑफ पंच, जो भगवान है वो पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ दी वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ मानी जाती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद में जो बूढ़ी महिला है वो अपनी मतलब उनकी जो पूरा मुद्दा था उसको पूरे पंचायत के सामने समझाती हैं। जुम्मन सेड अलगू, उनकी बात सुन के जो अलगू है वो कहता है, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं पुराने मित्र हो। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू आर, और तुम्हारी आंटी मेरे लिए उतनी ही प्रिय हैं जितने तुम हो। नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंटी दोनों बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने जो भी ज़मीन जायदाद थी वो मुझे दे दी थी, मतलब मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उनको वादा किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक मैं उनका सहारा बनूंगा, मतलब मैं उनको सहारा दूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया।
There have been couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. हाँ, मेरी पत्नी और मेरी आंटी के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाया. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. अब मेरी जो आंटी हैं वो मुझसे महीने की खर्चे की मांग कर रही हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. मुझे बस यही कहना है. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर. जो जुम्मन है वो अलगू और बाकी लोगों द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, यानी कि जुम्मन और जो बाकी पंच हैं वो उससे अलग अलग सवाल पूछते हैं. देन अलगू अनाउंस. उसके बाद में जो अलगू है वो फैसला सुनाता है. वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने इस मुद्दे पे बहुत ही गहराई से विचार किया है. इन आवर ओपिनियन, हमारे हिसाब से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस. जुम्मन को अपनी आंटी को महीने का खर्चा देना होगा. और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. नहीं तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने जुम्मन के नाम करी थी वो फिर से आंटी को वापस दे दी जाएगी. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. अब मतलब उस फैसले के बाद कह रहे हैं कि अब उस फैसले के बाद से दोनों मित्र बहुत ही मुश्किल से साथ में देखे जाते थे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन. और उनके दोस्त मतलब उनके बीच में जो दोस्ती का रिश्ता था वो अब टूट गया था. इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. बल्कि अब जो जुम्मन है वो अलगू का शत्रु बन चुका था और वो उससे बदला चाहता था. पार्ट 3. अब इसके बाद में पार्ट 3 शुरू होगा. डे पास्ट. दिन बीते. And as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. दिन बीते और बदकिस्मती से अलगू ने खुद को टाइट स्पॉट यानी कि अलगू ने खुद को बुरी परेशानी में पाया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाई. इसके एक जोड़े में से मतलब एक जोड़े यानी कि दो बैलों में से एक बैल की मौत हो गई. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और उसने अपना दूसरा बैल समझू साहू नाम के एक व्यक्ति को दे दिया. अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज. जो कि गांव का कार्ट ड्राइवर यानी भार ढोने का काम किया करता था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम. और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी मतलब जो समझौता था वो ये था कि साहू एक महीने के अंदर जो बैल की कीमत है वो अलगू को दे देगा. इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. और एक मतलब कुछ ऐसी घटना घटी कि जो बैल था वो एक महीने के अंदर ही मर गया. मतलब जो बैल उसने साहू को दिया था वो बैल भी महीने के अंदर ही मर गया. Several months after बुलक डेड. बैल के मौत के कई महीने बाद अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ हिज मनी. अलगू शाहू को अपने पैसे के बारे में याद दिलाता है. ही हैडंट पेड येट. जो कि उसने अभी अलगू को नहीं दिए थे. साहू गॉट वेरी अनॉयड. ये सुन के जो साहू है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गया मतलब बहुत चिड़चिड़ा गया. आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द रेचेड बीस्ट यू सोल्ड मी. मैं तुम्हें एक भी पैनी मतलब मैं तुम्हें एक भी चवन्नी नहीं देने वाला हूँ उस बेकार जानवर के लिए जो कि तुमने मुझे बेचा है. ही बॉट अस नथिंग बट रूइन. उस जानवर ने हमें कुछ नहीं मतलब सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं दिया है. आई हैव अ बुलक. मेरे पास एक बैल है. यूज इट फॉर अ मंथ. उसको एक महीने के लिए इस्तेमाल कर लो. एंड देन रिटर्न इट टू मी. और मुझे वापस कर दो. नो मनी फॉर द डेड बुलक्स. ही सेड एंग्रीली. उसने गुस्से में कहा कि मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा मैं नहीं दूंगा. अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत. अलगू ने फैसला किया कि वो अपने केस को पंचायत में रखेगा. फॉर सेकेंड टाइम इन फ्यू मंथ्स. मतलब पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड. पंचायत को रखने की जो प्रिपरेशन है जो तैयारी है वो की गई. एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. और दोनों ही पार्टीज ने लोगों से मुलाकात करनी और उनका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया. द पंचायत वर हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री. जो पुराना बेनियन ट्री था उसी के नीचे पंचायत रखी गई. अलगू स्टूड अप एंड सेड. अलगू खड़ा हो गया और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ द पंच. चलो साहू को पंच का हेड मतलब पंच का मुखिया चुनने दो. आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन. मैं उसके फैसले को मानूंगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन. साहू ने अपना मौका पाया और उसने जुम्मन का नाम दिया. अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. ये सुन के जो अलगू था उसका दिल बैठ गया और उसका चेहरा फीका पड़ गया. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था.
The moment Jumman Begum had panchayat, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. उसी क्षण मतलब जिस क्षण जुम्मन पंचों का मुखिया बनता है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब उसे अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो गया, जो कि उसके जज होने की थी। और साथ ही में वो जिस ऑफिस को होल्ड कर रहा था मतलब वो जब सरपंच बना है तो उसका जो मतलब सरपंच होने का जो एक गरिमा है उसे उसका भी आभास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो सोचने लगा कि क्या वो इस पद पर मतलब इस ऊंचे पद पर बैठकर अपना बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचा और उसने और सोचा। नो ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in a way of speaking the truth and doing justice. उसने फैसला किया कि नहीं, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सच के रास्ते और जो न्याय है उसके रास्ते में नहीं आने देगा। बोथ अलगू एंड शाहू स्टेटेड दियर केसेस। दोनों अलगू और शाहू दोनों ने अपने केसेस सबके सामने रखे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया मतलब उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए और इस केस को काफ़ी गहराई से इस केस की जांच की गई। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने फैसला सुनाया। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। हमारे हिसाब से शाहू को अलगू के बैल के पैसे चुकाने चाहिए। When शाहू bought the बुलक, जब शाहू ने बैल को खरीदा था, इट सफ़र्स फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़। उस समय वो एकदम हष्ट पुष्ट था और उसके कोई भी बीमारी या कोई भी अपंगता नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। जो बैल की मृत्यु है वो अनफॉर्चुनेट यानी कि बदकिस्मती से हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन इसके लिए अलगू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। ये सुन के जो अलगू है वो अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो खड़ा हो गया और फिर उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया। विक्ट्री टू पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज़ जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ पंच, भगवान पंच की आवाज़ में रहता है। सून आफ्टर मतलब उसके जल्दी बाद जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आता है। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले से लगाता है और कहता है सिंस द लास्ट पंचायत मतलब आखिरी पंचायत से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मेंट टू बी पंच, आज मुझे ये आभास हुआ कि पंच होना कैसा लगता है। आ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच के कोई भी मित्र या फिर शत्रु नहीं होते हैं। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय का पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनमिटी। किसी को भी अपनी दोस्ती या फिर दुश्मनी के लिए जो न्याय का रास्ता है उससे नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू अपने दोस्त को गले लगाता है एंड वेप्ट और रोने लग जाता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके जो आंसू हैं वो उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मतलब उन लोग के बीच में जो भी गलतफहमी हुई थी उन सब के कचरे को, उन सब की गंद को बहा ले जाता है। इस चैप्टर के राइटर हैं प्रेमचंद। चलिए, ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। एक बार मैं इस पूरे चैप्टर की आपको समरी बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है बड़ी कमाल की एक कहानी। इससे हमको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है, वो है ये कि हमें हमेशा सच और न्याय का साथ देना चाहिए। तो देखिए, ये जो कहानी है ये 3 पार्ट यानी 3 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में ये बताया हुआ है कि भाई जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे ये अच्छे मित्र थे, इतने अच्छे मित्र थे कि जब भी कोई भी एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसके परिवार का ख्याल रखता। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम की थी और उन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था कि जुम्मन उनकी आंटी का सहारा बनेगा। मतलब जब तक इनकी आंटी जीवित हैं तब तक जुम्मन उनका सहारा बनेगा, मतलब उनको खाना आना देगा, उनको आसरा देगा, ऐसी बात हुई थी। शुरुआत में ये जो इनका एग्रीमेंट था, ये जो समझौता था, ये तो ऐसे ही चला। लेकिन फिर धीरे धीरे इस परिस्थिति में बदलाव आए और कहीं ना कहीं जो आंटी हैं उनकी मौजूदगी जुम्मन और जुम्मन की पत्नी यानी उनके परिवार को खटकने लग गई। जुम्मन की पत्नी जब भी उनको खाना देती तो खाने के साथ में भली बुरी भी सुनाया करती थी और जुम्मन भी अब अपनी पत्नी पर
ध्यान नहीं देता, मतलब जुम्मन भी इस बात पे ध्यान नहीं देता। आखिर में इन सबसे तंग आकर जो जुम्मन की आंटी हैं वो जुम्मन से कहती हैं कि बेटा अब ये बात तो साफ है कि मुझे घर में कोई भी नहीं चाहता, तो तुम मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे कि मैं अपने खुद का रसोई रख सकूं, मतलब खुद से खाना वाना बना सकूं। ये सुन के जो जुम्मन है बड़ी बेशर्मी के साथ में कहता है कि मेरी पत्नी को पता है घर कैसे चलाना है, आप बस सब्र करो। ये सुन के इनकी जो आंटी हैं इनको बड़ा गुस्सा आता है और ये फैसला करती हैं कि अपने केस को यानी अपनी बात को गांव के पंचायत के सामने रखा जाए। उसके बाद से कई दिनों तक इनकी आंटी गांव वालों से बात करती हैं, उनके सपोर्ट की मांग करती हैं और उनको अपनी सारी बात समझाती हैं। कुछ जो गांव वाले हैं वो तो आंटी के साथ में सहानुभूति दिखाते हैं, कुछ उन पे हंसते हैं और कुछ ये भी कहते हैं कि भाई तुम अपने नेफ्यू और उनकी वाइफ के साथ में तुम लोग सुलह कर लो, मतलब पंचायत तक बात ना पहुंचाओ, ऐसे सुलह कर लो। आखिर में ये अलगू चौधरी के पास आती हैं और फिर उसको सारी बात बोलती हैं। अलगू चौधरी ये सब सुन के कहता है कि आंटी आप मतलब चाची आप तो जानती हो कि जुम्मन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये सुन के इनकी जो आंटी हैं वो कहती हैं कि बेटा ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम सिर्फ दोस्ती के लिए जो बात सच है, जो बात सही है, उसको तुम नहीं बोलोगे? ये चीज़ बूढ़ी महिला कहती हैं और वो कहती हैं कि बेटा पंचायत में आओ, जो सच है उसको बोलो। ये कह के वो चली जाती हैं। अब जो अलगू है वो इसका जवाब तो नहीं देता है, लेकिन आंटी के जो शब्द थे यानी कि इनकी चाची के जो भी शब्द थे वो अलगू के कान में बार बार गूंज रहे थे। अब आते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में ये है कि भाई पंचायत रखी जाती है, एक बहुत ही पुराना बनियान यानी बरगद का पेड़ है उसके नीचे रखी जाती है। जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि भाई पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है, मेरी आंटी को मतलब हाँ मेरी आंटी को आप पंच चुनने दें, वो जो भी पंच चुनेंगी वो मुझे मंजूर होगा। इनकी आंटी खड़ी होती हैं और अलगू चौधरी को पंच के तौर पे चुनती हैं। ये सुनकर जो जुम्मन है वो मतलब बहुत ही बड़ा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि भाई अलगू तो उसका दोस्त था और जुम्मन को ये लग रहा था कि अलगू जो है वो जुम्मन के फेवर में ही फैसला सुनाएगा। अब दोनों लोग अपनी बात सामने रखते हैं, मतलब दोनों ही लोग जो हैं वो अपनी अपनी बात को पंचायत के सामने रखती हैं। दोनों को एक क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, जुम्मन से भी सवाल पूछे जाते हैं, इनकी चाची से भी सवाल पूछे जाते हैं। आखिर में जो अलगू है वो ये कहता है कि तुम लोग के केस को काफ़ी बारीकी से मतलब तुम्हारे केस की काफ़ी बारीकी से जांच करने के बाद में पंचायत इस फैसले पर पहुंची है कि जुम्मन तुम्हें अपनी आंटी को महीने का खर्चा देना होगा, नहीं तो तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी आंटी को वापस मिल जाएगी। अब इस फैसले के बाद में दोनों मित्रों में शत्रुता हो जाती है, यानी कि दुश्मनी हो जाती है, दोनों की दोस्ती टूट जाती है और जो जुम्मन है वो अलगू का शत्रु बन बैठता है और वो बस उससे अपना बदला चाहता था। अब इसके बाद में है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, दिन बीतते हैं और अब जो अलगू चौधरी है वो परेशानी में फंस जाता है। परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि अलगू के पास में एक बैल का जोड़ा था, उनमें से एक बैल जो होता है वो मर जाता है। तो अलगू क्या करता है, अपने दूसरे बैल को समझू साहू नाम की एक व्यक्ति जो कि गांव का ही रहने वाला था उसको वो बेच देता है और दोनों के बीच में समझौता ये हुआ था कि समझू साहू महीने के अंदर अलगू को उसके बैल का पैसा दे देगा। लेकिन बदकिस्मती से जो बैल उसने समझू साहू को बेचा था वो भी महीने के अंदर ही मर जाता है। अब कई महीने बीत जाते हैं बैल के मरने के बाद में। जब अलगू साहू को पैसे के बारे में याद दिलाता है तो जो साहू है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और अलगू से कहता है कि मैं तुम्हें उस बेकार जानवर की एक भी चवन्नी नहीं देने वाला हूँ। वो जानवर सिर्फ बर्बादी के अलावा हमारे लिए कुछ और नहीं लाया है। मैं तुम्हें उसका कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। मेरे पास एक बैल है, इसको ले जाओ, महीने भर इस्तेमाल करना, फिर तुम मुझे ये लौटा देना, लेकिन मैं तुम्हें उस मरे जानवर का कोई भी पैसा नहीं दूंगा। ये सुन के जो अलगू है वो ये फैसला करता है कि वो अपने इस केस को पंचायत के सामने रखेगा। अब कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत बुलाई जानी थी। दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो गांव वालों से बात करना शुरू कर देती हैं और अपने सपोर्ट को बढ़ाने लग जाती हैं। पंचायत एक बार फिर से उसी पुराने बरगद पेड़ के नीचे रखी जाती है। अलगू खड़ा होता है और कहता है कि भाई जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। साहू को जो पंच है उसको चुनने दो, जो साहू पंच चुनेगा मैं उसको मानूंगा। जो साहू है वो ये सुन के भाई उसको तो मौका मिल गया है तो बड़ा खुश होता है और वो जुम्मन का नाम लेता है। अब भाई जुम्मन का नाम क्यों लेता है? क्योंकि भाई जुम्मन और अलगू में अब क्या थी, शत्रुता थी। तो साहू इसलिए जुम्मन का नाम लेता है ताकि जो फैसला है वो साहू के पक्ष में आए।
ये सुन के मतलब जुम्मन का नाम सुन के अलगू का दिल बैठ जाता है, उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। लेकिन आखिर में वो कर भी क्या सकता था। लेकिन जिस क्षण जुम्मन जो है वो हेड पंच बनता है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का और उसके पद के गौरव का आभास हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि भला मैं इतने ऊंचे पद पर बैठ के क्या अपना बदला ले पाऊंगा। काफ़ी सोचता है, फिर वो इस बात पर मतलब इस तर्क पे इस बात पर आता है कि नहीं, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सच्चाई और न्याय के रास्ते में नहीं आने देगा। दोनों अलगू और जो शाहू हैं वो अपनी अपनी बात, अपना अपना केस पंचायत के सामने रखते हैं। दोनों से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब की मतलब पूछे जाते हैं और आखिर में जुम्मन ये फैसला सुनाता है कि तुम दोनों के ही केस को काफ़ी बारीकी से हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, मतलब हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद में जो पंचायत है वो इस फैसले पर आई है कि जब अलगू ने साहू को अपना बैल बेचा था, तब जो बैल था वो एकदम हष्ट पुष्ट था, उसको कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी नहीं थी। और जो बैल है वो बिकने के बाद में मरा है, इसमें अलगू की कोई भी गलती नहीं है। इसीलिए साहू को अलगू को उसके बैल के सारे पैसे चुकाने होंगे। अब ये सुन के जो अलगू है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से कहने लग जाता है, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, ये न्याय है और पंच की आवाज़ में भगवान की आवाज़ है। उसके बाद में जो जुम्मन है वो अलगू के पास आता है, उसको गले से लगाता है और कहता है कि आखिरी पंचायत से मैं तो तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज जब मैं पंच बना हूँ तो मुझे अपने कर्तव्यों का आभास हुआ। और मुझे अब इस बात के बारे मतलब मैं अब ये बात जानता हूँ कि पंच का कोई भी मित्र या फिर कोई शत्रु नहीं होता है, वो सिर्फ न्याय जानता है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं जानता है। और मित्रता और शत्रुता चाहे जितनी भी हो, उसे कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते या न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। अब ये सुन के जो अलगू है वो जुम्मन को अपने गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। और उनके जो आंसू हैं वो उनके बीच में जो भी मतभेद थे, उनकी जितनी भी गंदगी थी उसको साफ कर देती है। चलिए, तो ये जो स्टोरी है ये लिखे गए हैं किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो दोस्तों पहला इसमें क्वेश्चन है, वर्किंग विद द टेक्स्ट मैच द सेंटेंस अंडर वन विद दोज अंडर टू। मतलब ये कह रहा है कि भैया आपको वन के अंदर जो भी सेंटेंस दिए हैं आपको उनको टू से मिलाना होगा। जिसकी पहला सेंटेंस है, जुम्मन एंड अलगू वर दी बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन और अलगू अच्छे मित्र थे। तो इसमें भाई आप किससे मिला सकते हो? इन दी एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ द फैमिली। मतलब जब कोई एक नहीं होता था तो दूसरे उसके परिवार का ध्यान रखता था। तो ये हमारा तीसरा वाला हो जाएगा पहला। चलिए, जुम्मन आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की जो आंटी हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दी। इसमें क्या आ जाएगा? द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। इसको आप मिला दो, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। अगला है हमारा, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू दी पंचायत। मतलब जो आंट है उन्होंने पंचायत के सामने बात रखने की ठानी मतलब बात रखने का फैसला किया। शी वांटेड जस्टिस, क्योंकि उनको न्याय चाहिए था। तो ये इससे मिल जाएगा। इसके बाद में 4 है, अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू अपने मतलब अलगू जो आंटी हैं उनको सपोर्ट करना नहीं चाह रहा था, बिकॉज द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक, इससे मिल जाएगा। देन उसके बाद में लास्ट है, जुम्मन वर हैप्पी टू हेयर अलगूज नेम एज हेड पंच। मतलब जो जुम्मन है वो अलगू का नाम हेड पंच के तौर पे सुन के बड़ा खुश था, बिकॉज ही बिलीव हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। तो ये आप इससे मिला लो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए इसमें लिख दिया है। हु सेज दिस टू whom एंड वाई। मतलब ये नीचे हमारे डायलॉग दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो डायलॉग हैं ये किसने किससे कहे और क्यों कहे। तो पहला डायलॉग है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी जानती है कि घर को अच्छे से कैसे चलाना है। तो ये डायलॉग जुम्मन ने कहा था और अपनी किससे कहा था? आंटी से कहा था। ठीक है, ये किसने कहा था? जुम्मन ने कहा था अपनी आंटी से, क्योंकि वो अपनी आंटी से तंग आ चुका था, परेशान आ चुका था। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वॉट यू कंसिडर राइट एंड जस्ट। लेकिन बेटा क्या ये सही है कि तुम चुप रहो और जो तुम्हारे नज़रिए में मतलब जो तुम्हारे हिसाब से सही है
तुम उसका साथ मत दो। तो ये किसने कहा था? ये भाई जुम्मन की जो आंटी हैं उन्होंने अलगू चौधरी से कहा था। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहती थी कि जो अलगू है वो पंचायत में आके जो सच सच बात है वो उसको बोले। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही लिख लो, जुम्मन आंट सेड दिस टू अलगू, शी हैड गॉन टू अलगू फॉर हेल्प बट अलगू हैड रिफ्यूज्ड हर प्ली बिकॉज जुम्मन वॉज हिज फ्रेंड एंड ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। देन इसके बाद में तीसरा डायलॉग है, वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, मतलब तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। तो भाई ये बात जब अलगू पंच बनता है तो उसने ये बात अलगू ने जुम्मन से कही थी। ठीक, अलगू सेड दिस टू जुम्मन टू आस्क अबाउट हिज मिस ट्रीटमेंट ऑफ आंट, मतलब यह है कि वो जानना चाहता था कि जो जुम्मन है वो अपने पक्ष में क्या कहेगा। इसलिए आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched एनिमल यू सोल्ड मी, मतलब मैं तुम्हें एक भी पेनी एक भी चवन्नी नहीं पे कर सकता हूँ उस बेकार जानवर के लिए जो कि तुमने मुझे बेचा था। तो ये बात भाई समझू साहू ने कही थी, किससे कही थी? अलगू चौधरी से कही थी। और क्यों कही थी? क्योंकि भाई वो जो बैल है वो महीने भर में मर गया था, इसीलिए जो साहू है वो पैसे देने से इनकार कर रहा था। आखिरी है विक्ट्री टू पंचायत दिस इज़ जस्टिस। तो भाई विक्ट्री टू पंचायत दिस इज़ जस्टिस ये बात अलगू ने कही थी और ये बात उसने पूरी पंचायत के सामने कही थी। और ये उसने तब कहा था जब जुम्मन ने उसको सही फैसला सुनाया था, मतलब जस्ट और फेयर फैसला सुनाया था। इसके बाद में है हमारा अगला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे के जो सवाल हैं आपको उनके उत्तर देने होंगे। जिसकी पहला है देन द सिचुएशन चेंज व्हाट इज बीइंग रेफर टू, मतलब ये है कि फिर परिस्थिति बदल गई। इसमें मतलब ये जो बात है ये किस को रिफ़र कर रही है? ये जो हमारा डायलॉग है ये किस को रिफ़र कर रहा है? एक सेकेंड, दिस रिफ़र टू जुम्मन्स चेंज इन बिहेवियर टूवर्ड हिज आंट, मतलब ये जो हमारा ऊपर का स्टेटमेंट है, ये जो हमारा डायलॉग है, ये जो बदलाव आया था जुम्मन के बिहेवियर में उसकी आंटी के प्रति उसको दर्शा रहा है। अगला है व्हेन जुम्मन आंट रियलाइज दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्टेड, मतलब ये कि जब जुम्मन की आंटी को ये आभास हुआ कि उनका जुम्मन के घर में अब और स्वागत नहीं है, मतलब अब और वो जुम्मन के घर में नहीं रह पाएंगी, नहीं रह सकती हैं, तो उन्होंने क्या अरेंजमेंट, मतलब उन्होंने किस इंतज़ाम के बारे में कहा था। She suggested that Jummon should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. उन्होंने ये सजेस्ट किया था, मतलब उन्होंने ये कहा था कि जुम्मन उनको कुछ पैसा दे जिससे कि वो अपना खुद का रसोई अलग से रख सकें। अगला क्वेश्चन है What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? जब आंटी ने अपने केस को गांव वालों से समझाया तो गांव वालों का क्या रिएक्शन था? तो इसका आंसर हो जाएगा When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her, other laughed at her, and a few other advised her to make it up with her nephew and his wife. मतलब यह है कि जब आंटी ने अपने केस को गांव वालों के सामने रखा तो कुछ गांव वालों ने उनके साथ में सहानुभूति जताई, कुछ ने उन पे हंसा और कुछ ने ये सलाह दी कि भाई तुम सुलह कर लो अपने नेफ्यू और उसकी पत्नी के साथ में। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, मतलब जो जुम्मन है वो अलगू का जो नॉमिनेशन था हेड पंच के नाम पर उससे खुश क्यों था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज अ हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही न्यू दैट ही वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। ये भाई इसलिए जुम्मन जो है वो इसलिए खुश था क्योंकि जुम्मन को पता था कि जो अलगू है वो इसका सबसे प्रिय मित्र है और वो उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। गॉड लिव इन दी हार्ट ऑफ द पंच द आंट सेट वॉट डिड शी मीन, मतलब ये है कि आंटी ने ये कहा कि जो ईश्वर है वो पंच के दिल में रहता है, आंटी का इससे क्या मतलब था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा द आंट मेंट दैट अ पर्सन इन द सीट ऑफ द जज हैज़ टू बी फेयर एंड जस्ट लाइक गॉड। आंटी का इससे ये मतलब था कि जो भी व्यक्ति जज की कुर्सी पे बैठा है उसे भगवान की तरह ही निष्पक्ष और फेयर होना, मतलब उसको भगवान की तरह ही निष्पक्ष और सच्चा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज अ पंच, मतलब जो अलगू था उसने क्या फैसला सुनाया था पंच के तौर पे। हाउ डिड जुम्मन टेक इट, और जुम्मन ने उस फैसले को कैसे लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलगू वर्डिक्ट वाज दैट जुम्मन हैड टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस,
अलगू का वर्डिक्ट मतलब अलगू का फैसला ये था कि जुम्मन को मंथली अलाउंस यानी कि महीने का कुछ खर्चा अपनी आंटी को देना होगा, और अल्स नहीं तो द प्रॉपर्टी वुड गो बैक टू हर, नहीं तो जो प्रॉपर्टी आंटी ने जुम्मन को दी थी वो फिर से आंटी को मिल जाएगी। आफ्टर हियरिंग दिस जजमेंट, ये फैसला सुनने के बाद में जुम्मन फेल्ट बिट्रेड एंड बिकम अलगूज एनमी, जुम्मन जो है वो अलगू का शत्रु बन गया। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू ने खुद को टाइट स्पॉट मतलब काफ़ी कड़ी परेशानी में, मतलब काफ़ी बुरी परिस्थिति में पाया। उसकी क्या परेशानी थी, तो इसका आंसर होगा अलगू सोल्ड हिज बुलक्स टू समझू साहू एंड साहू प्रॉमिस टू पे द प्राइस विद इन अ मंथ, अनफॉर्चुनेटली द एनिमल डाइड विद इन अ मंथ सो ही रिफ्यूज टू पे द मनी। मतलब ये कि भाई अलगू ने अपने बैल को किसको, समझू साहू को बेचा था, और साहू ने वादा किया था कि वो महीने में पैसा लौटा देगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस जानवर की मृत्यु हो जाती है और जो साहू है वो पैसा देने से मना कर देता है। यही थी अलगू की परेशानी। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। मतलब यह है कि अलगू जो है वो जुम्मन का जो नॉमिनेशन हुआ था हेड पंच के लिए, उससे अपसेट क्यों था, उससे खुश क्यों नहीं था, तो इसका आंसर होगा अलगू वॉज अपसेट बिकॉज आफ्टर जुम्मन्स केस जुम्मन हैड बिकम हिज एनिमी सो ही थॉट जुम्मन वुड टेक हिज रिवेंज। मतलब यह है कि जो अलगू है वो इसलिए अपसेट, इसलिए दुखी था क्योंकि जुम्मन की आंटी के केस के बाद में जो जुम्मन है वो अलगू का शत्रु बन चुका था, और अलगू को ऐसा लगा कि अब जो जुम्मन है वो उससे अपना बदला निकालेगा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है, मैं इसका एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये रहा, वॉट वॉज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच। मतलब जब जुम्मन हेड पंच बना तो उसने क्या फैसला सुनाया था, हाउ डिड अलगू टेक इट, और अलगू ने उस फैसले को कैसे लिया था। तो इसका आंसर है Jumman's verdict as head punch was that since Bullock did not suffer from any disability or disease when Sahu bought it, Algu could not be blamed for its death. जुम्मन ने यह फैसला सुनाया था कि भाई जब साहू ने उस बैल को खरीदा था तब बैल किसी भी बीमारी या फिर किसी भी परेशानी से ग्रस्त नहीं था, इसीलिए अलगू को उस बैल की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए शाहू को अलगू का सारा पैसा देना होगा। व्हेन अलगू हर्ड जुम्मन्स डिसीजन, जब अलगू ने जुम्मन के फैसले को सुना, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया और जोर जोर से बार बार कहने लग गया, पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, जस्टिस, ये न्याय है, ये न्याय है, भगवान पंच के दिल में रहता है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से बता पा रहा है। पहला दिया है, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। दूसरा दिया है, लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। तीसरा दिया है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। मतलब ये कि बताओ इनमें से तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कहानी को ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है कि जो उनकी दादी आंटी कहती नहीं कि बेटा मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपने मन को नहीं मारोगे, पहला स्टेटमेंट वो वाला है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई किसी को भी दोस्ती या दुश्मनी के लिए न्याय और सच के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, तो भाई यही ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ठीक है, इसी को आप टिक लगाओ। चलिए ये टिक लगाया हुआ है। नेक्स्ट दिया है हमारा वर्किंग विथ लैंग्वेज, रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो विथ सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। मतलब बॉक्स यानी डिब्बे में जो हमारे फ्रेजेस दिए हैं आपको उनको उठाना है और नीचे के स्टेटमेंट में जो भी हमारे इटैलिक वर्ड दिए हुए हैं या फिर इटैलिक पोर्शन दिया है उसको रिप्लेस करके आपको उस फ्रेज को लिखना होगा। और आप कोई भी ज़रूरी अगर मान लो कोई चेंजेस हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये है हमारा बॉक्स और ये हमारे नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो चलिए पहला है हमारा क्या, पहला हमारा ये था, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज़ टू कीप मम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इज़ टू रिमेन साइलेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया कीप मम। मतलब ये है कि जो बेस्ट वे होता है, बेस्ट तरीका होता है किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने का, वो होता है कि भाई शांत रहना। खाली जगह अनफॉर्चुनेटली, यही इटैलिक में था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज इल लक वुड हैव इट, मतलब बदकिस्मती को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड।
देन अगला हमारा दिया है, ही हैज़ बीन टोल्ड मी नॉट टू टेक रिस्क वाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट। उसने मुझे कहा है कि भाई कोई भी खतरा मत लो जब भी तुम गाड़ी को किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क से ले जा रहे हो। तो यहाँ पे रिस्क की जगह पे हम लोग चांस लिख सकते हैं। ठीक, ऐसी अगला है, द पेशेंट्स नीड आ प्रॉपरली। तो प्रॉपरली के बाद में हमारा टेकन केयर ऑफ की जगह पे आप लोग लुक्ड आफ्टर लिख सकते हो। देन अगला है, वाई डोंट द टू ऑफ यू। उसके बाद में हमारे इटैलिक वर्ड है, तो इटैलिक वर्ड को काट के आप मेक इट अप लिख सकते हो। इसी तरीके से हमारा 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे भी हुए हैं। देन इसके बाद में अगला है, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेज एंड देयर मीनिंग। मतलब नीचे जो फ्रेज दिए हैं उनकी मीनिंग्स को देखिए। यूज़ द फ्रेज टू फिल द ब्लैंक्स। इन फ्रेज का इस्तेमाल करके नीचे जो खाली जगह है उसको भरो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब नीचे जो दे रखा है उसको आपको भरना होगा इन फ्रेजेस का यूज़ करके। तो पहला फ्रेज है सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है, पुट इन प्लेस और स्टार्ट। मतलब अपनी किसी जगह पे कोई चीज़ को रख देना या फिर शुरू करना। अगला दिया है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है सेव एंड कीप फॉर पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कुछ चीज़ें बचा कर या फिर अलग रख देना अपने कुछ अलग खास कामों के लिए। सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब होता है लिखना या रिकॉर्ड करना। उसके बाद में है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है अपनी किसी जर्नी या फिर सफ़र को शुरू करना। अगला है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है कि भाई कोई काम जो कि हमारा शुरू है और वो अभी शुरू ही मतलब अभी वो चल रहा है। वाई डोंट यू खाली जगह योर आइडिया ऑन पेपर। तो भाई क्या कह रहा है कि अपने आइडिया को पेपर पे क्यों नहीं लिख देते, तो यहाँ पे सेट डाउन लिख दो, क्योंकि भाई सेट डाउन ही तो है लिखने के लिए। सेट डाउन लिख लीजिए आप यहाँ पे। अगला दिया है, द फंड हैज़ बीन खाली जगह फॉर सोल्जर्स फैमिली। फंड हैज़ बीन सेटअप लिख सकते हो। फंड हैज़ बीन सेटअप फॉर द सोल्जर्स फैमिली। वी शुड खाली जगह लिटिल मनी एवरी मंथ। वी शुड सेट असाइड। हमें थोड़ा पैसा हर महीने के लिए अलग रख देना चाहिए। देन इसके बाद में लास्ट दो हैं, वी शुड बाय सम वुलन बिफोर विंटर सेट इन। मतलब ठंड के शुरू होने से पहले हमें कुछ ऊन खरीद लेनी चाहिए। दे खाली जगह ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। वो अपने सफ़र के आखिरी स्टेज पे निकल पड़े हैं, तो यहाँ सेट आउट। चलिए इसके बाद में यहाँ दिया हुआ है हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दी हुई जो पिक्चर्स है उनको देखो। वन आस्क अ क्वेश्चन, द अदर आंसर इट, देन आंसर इज नोटेड इन अ फॉर्म एज शोन बिलो। इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, उसके बाद में जो भी हमारा आंसर है उसको लिख लिया गया है। ठीक, चलो सवाल क्या था, डू यू लाइक मीट पीपल। मतलब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो बची जवाब दे रही है, येस आई डू बट नॉट ऑलवेज। मुझे अच्छा लगता है लेकिन हमेशा नहीं। आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड। मेरे कुछ करीबी मित्र ज़रूर हैं। तो भाई उसको इस तरह से लिखा गया है कि मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक टू मीट पीपल, आंसर यस या नो में, तो ऐसे डालो यस आई डू बट नॉट ऑलवेज। और एडिशन रिस्पॉन्स अपनी तरफ से आप कुछ रिस्पॉन्स डाल सकते हो। आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड दो, मतलब वैसे मुझे पसंद, मतलब मुझे मिलना अच्छा भी लगता है, नहीं भी, और मेरे कुछ करीबी मित्र भी हैं। अगला दिया है, डू यू लाइक द एरिया यू लिव इन। क्या तुम्हें वो क्षेत्र अच्छा लगता है जहाँ पे तुम रहते हो, तो यहाँ दिया है नो आई डोंट, नहीं मुझको नहीं अच्छा लगता है। और उसके बाद कुछ एडिशनल रिस्पॉन्स में, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। चलिए अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि भाई स्मॉल ग्रुप में काम करो और अपने पार्टनर से जो नीचे हमारे सवाल दिए हैं मतलब इनको पूछो और फिर हाँ या ना में जवाब लो, और साथ ही में आप उसमें उसका कारण भी लिख सकते हो कि भाई हाँ ना उसने अगर दिया है तो किस वजह से दिया है, मतलब एडिशनल रिस्पॉन्स भी आपको देना होगा। चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है डिक्टेशन। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड लिस्टेड बिलो। मतलब नीचे जो लिस्ट यानी सूची में जो शब्द दिए हैं आपके अध्यापक उन शब्दों को बोलेंगे। राइट अगेन ईच वर्ड ऑफ द अपोजिट मीनिंग। आपको क्या करना है कि भाई अपोजिट मीनिंग इनकी लिखनी है, मतलब जो वर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट आपको अपोजिट मीनिंग लिखनी है। जैसे कि ओल्ड, ओल्ड का क्या होता है भाई, ओल्ड का हमारा न्यू या यंग होगा। वेट मतलब गीला, गीले का उल्टा क्या होगा, सूखा यानी कि ड्राई। ओपन का मतलब होता है खुला, और क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। ब्लंट का मतलब होता है जिसमें धार ना हो, जो कि मोटा हो, और इसका हो जाएगा उल्टा शार्प यानी कि धारदार। फिर है फॉरगॉट यानी भूल जाना, उसका उल्टा होगा रिमेंबर यानी कि याद आना। ठीक, तो ये हो गए इसके अपोजिट वर्ड्स।
और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पोर्शन है जो कि समझ में नहीं आया है या फिर किसी पार्ट को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।